स्वागत आप सभी का। एक बार फिर मॉक ड्रिल होने वाला है। भारत में मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान सिहर उठता है, क्योंकि जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान को सिहरन हो रही है भारत में हो रहे मॉक ड्रिल से। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल शाम में होगी। मॉक ड्रिल का मकसद आम लोगों को युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराना होता है। इसके साथ ही इस मॉक ड्रिल में लोगों को सतर्क रहने के लिए ही प्रशासनिक स्तर पर ब्लैकआउट, मॉक या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों को खाली कराना, मॉल और इन तमाम जगहों पर खाली कराया जाता है। तैयारियों का जायजा लिया जाता है। इस मॉक ड्रिल के ऐलान के साथ ही लोगों के मन में भी यह सवाल कौंधने लगा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सरकार किसी बड़े एक्शन की तैयारी में तो नहीं। आपको याद होगा पिछली बार 6 मई को देश भर से मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आ रही थी। तय यह किया गया कि 7 मई को एक साथ देश के 244 जिलों में फाइनल मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार दौरे में ही ऐलान कर दिया था कि जिन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे। और पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। जब देश 7 मई को मॉक ड्रिल में शामिल होने के इरादे के साथ रात सोने गया तो सुबह उठकर एक खबर ने सबको चौंका दिया। जब देश 7 मई को मॉक ड्रिल में शामिल होने के इरादे के साथ तैयार था तो सुबह ही सबको खबर मिल गई कि मॉक ड्रिल से पहले ही भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने साफ और स्पष्ट संकेत दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब अगर बात होगी तो पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि सिंधु जल समझौता रद्द रहेगा और सिंधु का पानी भारतवासियों के लिए है, उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि सीज फायर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अब फिर से एक बार मॉक ड्रिल। तो इसके क्या मायने होते हैं, ये सवाल सबके जहन में आ रहे हैं। तो मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ है और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। तो अब यह भी समझिए कि ये मॉक ड्रिल की जो एक्सरसाइज हो रही है वो कहां कहां पर हो रही है। जरा देखिए, कहां, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, ये सभी के सभी राज्य कहां पर हैं? पाकिस्तान से बहुत करीब, या तो बिल्कुल बॉर्डर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात, हरियाणा, जो इन्हीं इलाकों में। तो इन्हीं जगहों पर मॉक ड्रिल का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में सवाल है। और मॉक ड्रिल जैसे ही किया जा रहा है तो कैसे पाकिस्तान में सिहरन हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। अब समझिए कि मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा मॉक ड्रिल में, जो फिर से एक बार मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज कल होगी। हमले की हालत में खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना एक अहम हिस्सा होता है। कैसे आप बचे, अपने आप को महफूज रखें, लोगों से जगह खाली कराना, सुरक्षित जगह तक पहुंचाना, उन्हें इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट इसके जरिए किया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान, ब्लैकआउट के दौरान उठाए गए कदमों की भी समीक्षा होती है कि जब ब्लैकआउट होता है तो क्या करना चाहिए। इमरजेंसी में कंट्रोल रूम के कामकाज की भी समीक्षा होती है कि एक साथ आपको पूरे इलाके पर नजर रखनी है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। अहम ठिकानों पर हमले अगर होते हैं तो अहम ठिकानों को कैसे छिपाया जाए, यह भी इसका हिस्सा होता है मॉक ड्रिल का, ताकि दुश्मन वहां न निशाना साध सके। वार्निंग सिस्टम को चेक किया जाता है, अलर्टनेस को चेक किया जाता है कि ऐसे वक्त में वार्निंग सिस्टम जो भी होता है उसको लेकर के कितने सजग हैं जो लोग, जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है। अब सवाल कई बड़े उठते हैं मॉक ड्रिल जो कल कराए जा रहे हैं उसको लेकर के। क्या 6-7 मई की तरह कुछ बड़ा होने वाला है? तब भी मॉक ड्रिल चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर से मॉक ड्रिल। क्या मॉक ड्रिल की खबर दुश्मन को चकमा देने के लिए है? यह भी लोग पूछ रहे हैं और खासकर पाकिस्तान में तो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। मुल्ला मुनीर फिर से सकते में है। क्या मोदी सरकार फिर से देश को चौंका सकती है? यह भी सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। क्या मॉक ड्रिल भारतीय फौज की रणनीति का हिस्सा है या फिर मॉक ड्रिल की तैयारी अचानक से क्यों सामने आ रही है? क्या मॉक ड्रिल
से पहले ही पाकिस्तान पर फिर से प्रहार पहले की तरह होगा, ये एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। पिछली बार 6-7 को यही दिखा था। तो क्या होने वाला है, क्यों फिर से एक बार मॉक ड्रिल? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में मोदी साहब जब गुजरात के दौरे पर थे तो उन्होंने बहुत सी बातें भी कही है, और उसके बाद अब मॉक ड्रिल का ऐलान हो जाता है। और तो क्या है इसके मायने? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी, फिर से एक बार मॉक ड्रिल, तो लोगों के जहन में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 6-7 तारीख को भी मॉक ड्रिल, 6 को भी मॉक ड्रिल हुई थी, 7 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की तैयारी थी, और पता चला उसी रात में बहुत कुछ हो गया, पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ गया था। अब कल फिर मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है, क्यों? जी हाँ, जाहिर बात है कि 6-7 मई को हमने मॉक ड्रिल अनाउंस किया था और 7 तारीख की रात को हमने ऑपरेशन सिंदूर चालू कर दिया। तो अब जब कल मॉक ड्रिल हो रही तो जाहिर बात है पाकिस्तान के लोग बहुत चिंतित होंगे। कम से कम अलर्ट मोड में रहेगी कि पाकिस्तान की फौज उनके एयर डिफेंस नेटवर्क, खासतौर से उनके जो सर्विलेंस रडार रहेंगे, वो दुगनी अलर्टनेस के साथ भारत के एयर स्पेस को ढूंढेंगे कि फिर से भारत से कुछ आ तो नहीं रहा, जमीन के रास्ते से या आसमान के रास्ते से। लेकिन वो शायद ऐसा नहीं होगा। सरकार इस बार गंभीरता से मॉक ड्रिल करना चाहती है, क्योंकि अगर दर्शक याद रखें तो पिछली बार मॉक ड्रिल को पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। तो इस बार जो मॉक ड्रिल होगी कल शाम के समय होगी, 5 बजे एक सायरन बजेगा, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि जो एयरफोर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, एयरफोर्स के एयर वार्निंग सेंटर हैं, हमारी जो एडीडीसी है, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर, वहां से सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो लाइन बनी हुई है वो काम करनी है कि नहीं। क्योंकि जाहिर बात है सबसे पहले एयरफोर्स के रेडार को पता लगेगा कि दुश्मन का हमला हुआ है, और फिर एयरफोर्स के रेडार के वहां से कंट्रोलर्स में स्टाफ होते हैं यूनिफॉर्म में, जो कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, जैसे गुड़गांव म्यूनिसिपैलिटी है, वहां एक खास जगह पर खबर पहुंचा देती है। उसके बाद वो खबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आगे स्कूलों में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में और नॉर्मल जो सिविल एरिया है वहां तक भेजती है। ये तो कल शाम को 5 बजे प्रैक्टिस की जाएगी। इसके अलावा कल शाम को 8 बजे प्रैक्टिस किया जाएगा कि रात में क्या करना है। रात को 8 बजे फिर से सायरन बजेंगे, जिसमें सब नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने घर का लाइट बंद कर देंगे, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे, पर्दे बंद कर देंगे, खासतौर से जो लाइटें छत की तरफ है उनको बंद कर देंगे, और घर के आसपास जो शेल्टर है वहां चले जाएंगे। जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है वो अपने घर के आसपास बेसमेंट में अगर कोई पार्किंग स्पेस है वहां जा सकता है। एक और चीज जो है बहुत ही उचित रहेगा बोलना कि इसी दौरान सबको प्रैक्टिस ये भी करना चाहिए कि आप जहां पे भी छुपने की जगह अपनी बना रहे हैं वहां पे बुजुर्गों के लिए पानी ले जाना चाहिए, वहां पे छोटे बच्चों के लिए दूध ले जाना चाहिए, टॉर्च, मोबाइल सेल, चार्जर लेके जाना चाहिए, दवाइयां लेके जाना चाहिए। जी अजय जी। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। तो ये तो आपने बताया कि जो कल का एक्सरसाइज है, क्या होने जा रहा है मॉक ड्रिल का, लेकिन झा साहब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब तो फील्ड मार्शल बन चुके हैं वो, मुल्ला मुनीर, और उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज। मैं नंबर 1 पे मुल्ला मुनीर का नाम ले रहा हूं, नंबर 2 पे वो, क्योंकि प्रैक्टिकली यही वहां पर हायरार्की है। ये दोनों घूम रहे हैं कई कंट्रीज में, टर्की गए हैं, तुर्की गए हैं, ईरान गए हैं, अजरबैजान और कई जगहों देश में वो घूम रहे हैं। इसके क्या मायने होते हैं? क्या इसीलिए भारत तैयार है, या भारत तैयारी कर रहा है, या फिर अभी टकराव के हालात टले नहीं हैं? जी हाँ अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने अपने जो देश के लिए उनका एड्रेस था उसमें बता दिया था कि अभी ये सिर्फ एक पॉज है। अभी हम वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान की गतिविधियों को कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हमारे यहाँ पे एक भी अभी आने वाले दिनों में कभी भी एक जिहादी हमला हुआ जिसके के धागे अगर दूसरा छोर अगर पाकिस्तान में पहुंचता है तो पाकिस्तान के ऊपर में फिर से ये जो जो ऑपरेशन सिंदूर है ये फिर से लागू किया जाएगा। तो ये जो स्थिति है इसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको नजर में रखते हुए ये जो मॉक ड्रिल्स है ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था 6 तारीख को तो मतलब दशकों के बाद हुआ था 1962 वॉर के बाद में, 65 वॉर के बाद में शायद पहली बार इस तरफ में हुआ था। हालांकि 71 में भी कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज हुए थे। तो दशकों के बाद जब आप कोई चीज आप करते हैं तो उसमें परफेक्शन नहीं होती है। और तो इसी तरह से जब लास्ट मॉक ड्रिल हुआ था 6 तारीख को तो बहुत सारे इनपुट्स आए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में कि ये जैसा एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से इसमें रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इसीलिए ये जो सीमा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं जहां पे कि छोटे छोटे भी रॉकेट्स जो हैं या ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के वो गिरे थे। तो ऐसे देशों में अगर आपको जान बचानी हो, अगर जो जो लॉस ऑफ लाइफ अमंग सिविलियंस अगर वो करनी है तो ये मॉक ड्रिल एक बहुत अच्छा सा उपाय है। तो लेकिन जहां साहब एयरफोर्स ये जो पूरा मॉक ड्रिल का अभी 4 राज्यों में और सारे दिखाई दे रहे हैं कि या तो बॉर्डर स्टेट हैं या पाकिस्तान से लगे हुए या उसके पास के स्टेट हैं, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज है, उसी को पुख्ता करने की एक कवायद है, या फिर ये कोई डिफेंस ऑफेंसिव प्लान का हिस्सा है? ये सवाल उठ रहे लोगों के मन में कि जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, एयरफोर्स में ये हर साल होता है। एयरफोर्स में जितने भी एयर बेसिस हैं वहां पे हर साल में या तो कम से कम 1 बार या 2 बार ये होता रहता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जिसको हम लोग PAD बोलते हैं, पैसिव एयर डिफेंस। इसमें बिना आपको ऑफेंसिव पे गए हुए अगर आप एज्यूम कीजिए कि एनिमी के एयरक्राफ्ट, एनिमी के मिसाइल्स, एनिमी के ड्रोन आपकी तरफ में आ रहे हैं तो आप उससे किस तरह से अपने आप को बचाइएगा, अपने इंस्टॉलेशन को बचाइएगा, आपके जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उसको बचाइएगा। तो ये मॉक ड्रिल का मेन एम होता है वॉर टाइम में। वैसे सिविल डिफेंस में मॉक ड्रिल का एक और एम होता है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो उससे भी निपटने का ये जो सिविल डिफेंस होता है उसमें होती है। तो अभी उसको छोड़ देते हैं, हम लोग ऑप सिंदूर को लेके आगे चलते हैं। तो ये जो है ये प्योरली दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं या दुश्मन के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उससे बचने के लिए कि आप अपने बिल्डिंग से निकल के बाहर आ जाइए, जहां पे एक सुरक्षित स्थान है, या तो वो ट्रेंच बनी हुई है, वो 4 फीट की एक ट्रेंच होती है, या उसमें आप बैठ जाइए, या फिर कम से कम आप सरफेस पे आके लेट जाइए। तो अगर मान लीजिए कोई मिसाइल या कोई ड्रोन आके गिरता है तो उसके जो प्रोजेक्टाइल जो निकलते हैं मोस्टली 30 to 45 डिग्री की तरफ में निकलते हैं और ऊपर जाते हैं, तो उससे आप बच जाइएगा। अगर आप लेटे हुए हैं या ट्रेंच में हैं तो उससे आप बच जाइएगा। ऑफ कोर्स जो शॉक वेव होती है वो शॉक वेव का असर वगैरह होता है, लेकिन बचने का सबसे ये अच्छा सा उपाय है, सरल उपाय है। तो इसीलिए ये मॉक ड्रिल को आप इस व्यू में देखिए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ सिविल एरिया में, सिर्फ बॉर्डर एरियाज में क्यों? हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में एक बार फिर से कम से कम ऐसे सारे टायर 1 एंड टायर 2 सिटी में जहां पे कि हाई वैल्यू एसेट्स हैं, या तो डिफेंस के या इकोनॉमी के या फिर कोई जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं उसके जो एसेट्स हैं, उन कई जगहों पे ये जो एक्सरसाइज है इसको रेगुलरली कराते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है बगल वाला पश्चिमी छोर में, ये एक रैबिड नेशन है, ये एक रोग नेशन है। ये कल को क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जब आज की तैयारी अपनी पूरी रहनी चाहिए और उसी के मद्देनजर ये ठीक है। मैं फिर से लौटता हूं आप लोगों के पास में। जब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन की चर्चा है तो चर्चा इस बात की हो रही है कि अब भारत का अगला एक्शन क्या हो सकता है। क्या भारत उन बचे हुए आतंकी ठिकानों पर वार करेगा जो 7 दिसंबर के हमले में बच गए थे? 7 दिसंबर की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से उन 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट सामने रखी गई थी जो भारतीय सेना के टारगेट पर हैं, और इन्हीं 21 में से 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। तो क्या आगे फिर बचे हुए की बारी है? ये सवाल पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है।
सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने यह भी बताया था कि 21 कुल ठिकाने हैं आतंकी जिसको कि ट्रेस किया गया है और उसमें से 9 पर हमले किए गए। तो बाकी बच्चों पर अब क्या हमले की बारी है। बहरहाल आपको बताते हैं कि जिन 9 का जिक्र कर्नल सोफिया कर रही थी वो कौन कौन से थे। तो ये समझिए कि ये एक बहावलपुर मुरीद के, तेराकला, सियालकोट, बरनाला, कोटली में हुआ, उसके बाद मुजफ्फराबाद, और जो 9वां है वो मुजफ्फराबाद में 2 जगह पर हुआ अटैक और कोटली में भी 2 जगहों पर अटैक हुए थे। कुल मिलाकर के 9 ठिकानों को तबाह किया गया था। तो इन 9 ठिकानों के बाद अब जो बचे हुए हैं वो क्या उन ठिकानों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी हो सकती है। अब ये भी समझिए कि किस ठिकाने पर किसका अब केंद्र था, यहां पर कौन सा संगठन यहां काम कर रहा था आतंकियों का। तो मरकज सुभान अल्लाह में जैश ए मोहम्मद का था, मरकज तैयबा में लश्कर तैयबा का, सरजल में जैश का ये ठिकाना था, महमूना जोया सियालकोट में जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन एचएम का, मरकज अहले हदीस बरनाला में जो नष्ट किया गया वो लश्कर तैयबा का, मरकज आवास जो कोटली में है जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना था, मस्कर राहिल शाहिद कोटली में जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था, शावी नाला कैंप मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का, और सईदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना था। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ क्या चल रहा है इस वक्त भी, इसको समझिए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो कुछ मुल्क खड़े हैं और वहीं पर घूम रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ, तो वो कौन कौन से हैं? 4 देश, 4 देशों की यात्रा पर पाक के पीएम शहबाज शरीफ गए हुए हैं, जिसमें उनके साथ कुछ जगह पर उनके आर्मी चीफ भी थे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर जनाब पहुंचे हुए हैं। अब ये जो है एर्दोगन साहब, इनको इस्लामिक कंट्रीज का खलीफा बनने का शौक चल रहा है, तो ये इसलिए पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। 4 दोस्त देशों का शुक्रिया करने की बात इन्होंने कही गए हैं। ये शरीफ ने ईरान, तुर्की को अपना भाई तक बताया इस दौरान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुर्की ने खुलकर पाक का साथ भी दिया था। सारे वो ड्रोन जो हमले थे वो तुर्की के दिए हुए थे। तुर्की को सोनगार ड्रोन से पाक ने हमला किया था जो तुर्की दे करके गया था और उसी का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अजरबैजान ने भी खुल करके पाक का साथ दिया है, ये भी इस दौरान दिखाएं। तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ मुल्क खड़े हैं वो कौन कौन से हैं? अजरबैजान, ईरान, तुर्की के साथ गठजोड़ बनाने की कोशिश है शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की, और इसलिए इन देशों में घूम रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा ये यहां से एक जो बड़ा सवाल उभरता है कि क्या ये रीइंफोर्समेंट की तो तैयारी नहीं है, क्योंकि उन 2-3 दिनों में पूरी कुवत से तो झोंक दे, सारे हथियारों को झोंका पाकिस्तान ने, लेकिन अब क्या रीइंफोर्समेंट के लिए इधर घूम रहे हैं? और इसलिए भारत भी सतर्क है, मॉक ड्रिल कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक इस बीच संदेश भी दिया है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि सिंधु का पानी और अन्य नदियों का पानी देश के लिए है, इसका इस्तेमाल देशवासी ही करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सिंधु जल संधि के दौरान जो भी खामियां रही उसको भी दूर किया जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भी पीएम मोदी ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान अभी भी कुछ खुरापात की सोच रहा है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने गुजरात से, सुनिए। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? देवनाथ साहब, जड़ मूल से उखाड़ देना चाहिए इस कांटे को, ये भी पीएम कह रहे हैं। और कह रहे हैं पाकिस्तान को कि पीओके जो पाकिस्तान के पास आज भी है वो बड़ी भूल थी, ये भी यहां से कहा कल पीएम ने। क्या पीएम की ये सारी बातें और शहबाज शरीफ जो घूम रहे हैं देश देश अपने दोस्तों के पास, क्या वो रीइंफोर्समेंट की तैयारी है? क्या दरअसल दोनों तरफ से अभी भी पोस्चरिंग जारी है और इसीलिए इस सबके बीच में मॉक ड्रिल? देखिए, जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं वो तो जाहिर बात है बॉर्डर एरियाज में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को और जो आम जनता है उनको, ठीक है, युद्ध की परिस्थिति बट ये पोस्चरिंग को लेकर के क्या कहेंगे आप? उससे अवगत कराने के लिए किया जा रहा है जी। जहां तक पाकिस्तान के पीएम के 4 देश का विजिट है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चारों देशों में जाएंगे, पैसा मांगेंगे, हथियार मांगेंगे। शायद उनको कुछ हथियार तुर्की से मिल जाएंगे, शायद उनको कुछ पैसा आर्मेनिया से मिल जाएगा, अजरबैजान से मिल जाएगा। क्या पीओके को हम हमला करने वाले हैं? बहुत दर्शक मुझे दूसरे टीवी चैनल्स में भी पूछ रहे थे। फिलहाल भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह कहा है कि वहां अगर भारत में दहशतगर्द कारनामों को अंजाम देने से बाज आ जाता है तो हम सिंदूर 2.0 फिलहाल नहीं करेंगे। ये एश्योरेंस हमने उनको दे रखी है। तो अगर पाकिस्तान अच्छे बच्चे की तरह से जेएनके में या भारत में आतंकवादियों को नहीं भेजता है, ठीक है, तो हम भी पाकिस्तान में घुस के पीएके को फिलहाल जोर जबरदस्ती फौज के मदद से छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। ओके, समय कम है तो मैं झा साहब को भी ले आता हूं। देवनाथ साहब, आपने एक पॉइंट आपने बहुत अहम साफ कर दी है, लेकिन झा साहब ये भी तो पीएम देश ने कहा है कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, आतंकवाद पर, 2 ही मुद्दे अब बचे हुए हैं यहां पर। और उस तरफ क्या पाकिस्तान शांत बैठ गया है या वो और चीन उसके पीछे खड़ा जो पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, उधर कोई तैयारी भी चल रही है? 2 सवाल पूछे। एक तो आपने पहले पूछा था कि पोस्चरिंग जो अभी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, और दूसरा आपने पूछा कि जो बात होगी। याद रखिए, जब बात होगी मतलब ये टेररिज्म पे, आतंकवाद पे और पीओके पे पहले बात होगी, और वो लॉजिकल भी है। और खास करके मोदी जी को जिन्होंने आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो इसलिए कोई भी चीज बातचीत से शुरू होनी चाहिए। अगर बातचीत से पाकिस्तान अगर नहीं समझता है, नहीं मानता है पीओके के बारे में, तो फिर आगे के जो कदम होंगे वो जो उन दिनों में जो सीसीएस, तो पाकिस्तान की भाषा अभी भी समझ वाली तो लग नहीं रही वहां पर, जितनी बातें वहां से आ रही है निकलकर। देखिए, आप कुत्ते को नजदीक से देखें या दूर से देखें, उसकी जो पूंछ होगी ना वो उसी तरह से टेढ़ी आपको दिखेगी। तो पाकिस्तान भी इसी तरह का कुछ है। कहने में थोड़ी सी झिझक होती है कि ऐसी लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे बाज नहीं आएगा। वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आप याद कीजिए, जब बांग्लादेश में हम वॉर लड़ रहे थे जी, पाकिस्तान ने पहले वेस्टर्न मोर्चे पे फर्स्ट स्ट्राइक, सरप्राइज अटैक किया था, जिसमें कि हमें काफी क्षति उठानी पड़ी थी।
बेशक हम बाद में हमने जो पलट और यही सवाल है, वक्त पाकिस्तान इतना ही को था, जहां साहब माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। यही पाकिस्तान की वो फितरत है जो भारत को ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करके रखने के लिए मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान कभी भी ये ऐसी बेवकूफी या हिमाकत शरारत कर सकता है, और इसीलिए कभी भी ऑपरेशन पार्ट 2 शुरू हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का, और पाकिस्तान इन खुरापातों में क्या अभी भी लगा हुआ है, यही बड़ा सवाल इस वक्त है। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ साहब, झा साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब भारत पाकिस्तान तक ही